नमस्कार 4 PM पर आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अब्दुल करीम। ईद, जी हाँ, कुछ दिन बाद यानी कि 31 और 1 तारीख को देश में ईद का त्योहार मनाया जाएगा। चाँद के ऊपर डिपेंड करता है। उससे पहले कल देश भर में अलविदा की नमाज़ पढ़ी गई। अलविदा और ईद की नमाज़ को लेकर उत्तर प्रदेश का जो प्रशासन है, जो पुलिस है, वो अलर्ट मोड पर दिखी। जी हाँ, लेकिन एक फरमान जारी किया गया संभल पुलिस की तरफ से, मेरठ पुलिस की तरफ से और उसके बाद जो है एक के बाद एक बाकी जिलों के जो अधिकारी हैं, वो भी सामने आने लगे। संभल पुलिस ने कहा कि भैया सड़क पर और छत के ऊपर नमाज नहीं होगी। उसका जमकर विरोध हुआ। विपक्षी दलों ने सवाल तो उठाए, साथ ही साथ जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन्होंने भी इसका विरोध किया। उसके बाद मेरठ का जो फरमान आता है पुलिस अधिकारी का कि भैया अगर आपने सड़क पर नमाज पढ़ी तो आपका लाइसेंस और पासपोर्ट, जी हाँ, ले लिया जाएगा, जब्त कर लिया जाएगा। अगर आपने नमाज पढ़ ली, आप अपनी छत पर भी नमाज नहीं पढ़ सकते। आज के हालात इस देश के ऐसे हो चुके हैं। लेकिन जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, केंद्र में मंत्री हैं, जयंत चौधरी, उन्होंने इसका विरोध किया। उसके बाद जो है चिराग पासवान, केंद्रीय मंत्री हैं, वो कह रहे हैं कि जब उनसे एक चैनल में एक एंकर ने सवाल किया कि देखिए भैया उत्तर प्रदेश में ऐसा-ऐसा हो रहा है और यहाँ पर छत के ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, सड़क के ऊपर आप नमाज नहीं पढ़ सकते हो, अगर आपने नमाज पढ़ी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी। उसको लेकर वो कहते हैं कि देखिए ये सब फालतू की बातें हैं। ये सब फालतू की बातें, देश में और भी कई बड़े मुद्दे हैं, आप उस पर चर्चा कीजिए, उस पर आप बात कीजिए। लेकिन ये सब मुद्दे जो है वो समझ में उनको नहीं आए, वो कह रहे हैं। उसके बाद जब एंकर ने पलट के उनसे सवाल किया कि आप ही के सहयोगी दल हैं, यानी कि बीजेपी, वो ये बात कह रही है, तो कहते तब भी मैं सहमत नहीं हूं। खुलकर बोले वो, खुलकर बोले। मोदी जी ईद के मौके पर सौगातें मोदी ला रहे हैं। कई लाख मुस्लिम परिवारों को वो ईद की किट सौंप रहे हैं और उसको लेकर विपक्ष के नेता कह रहे हैं कि भैया ये सौगातें मोदी ना बिहार चुनाव तक चलेगी बस, उसके बाद बंद हो जाएगी ये। एक तरफ मोदी जी का सौगाते मोदी और दूसरी तरफ उत्तर प्रदेश में योगी जी और उनके जो पुलिस अधिकारी हैं, वो ऐसे-ऐसे फरमान जारी कर रहे हैं कि देश का माहौल, प्रदेश का माहौल खराब हो रहा है। एक तो वैसे ही उत्तर प्रदेश संवेदनशील प्रदेश है, उसके बावजूद ऐसी बयानबाज़ी, ऐसे फरमान। इस पर हम करेंगे चर्चा। वरिष्ठ पत्रकार केपी मलिक जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सर, क्या लग रहा है कि देश में, प्रदेश में आखिर ये क्या हो रहा है? जिस तरह से अलविदा और ईद की नमाज़ को लेकर फरमान जारी किया गया पुलिस अधिकारियों की तरफ से कि भैया अगर आपने छत पर नमाज़ पढ़ी, सड़क पर नमाज़ पढ़ी तो आपके ऊपर कार्रवाई की जाएगी और कार्रवाई भी कोई ऐसी-वैसी नहीं है। उसके बाद देखा गया कि विपक्ष के साथ-साथ जो बीजेपी के सहयोगी दल हैं, उन्होंने इसका विरोध किया, जयंत चौधरी ने विरोध किया। अब वो चिराग पासवान खुलकर सामने आ गए। वो तो खुलकर पूरी बातें बोल दी, वो कह रहे हैं कि भैया देखिए ये सब गलत बातें हैं, हमें इस पर कोई चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है। देश में और भी कई ब बड़े मुद्दे हैं, आप उस पर चर्चा कीजिए, लेकिन ऐसे मुद्दों पर चर्चा करने की कोई आवश्यकता नहीं है। क्या कुछ कहेंगे सर आप? देखिए जनाब करीम साहब, आप इसको बड़े चश्मे से देखिए और आप ये देखिए कि आगामी विधानसभा चुनाव किस राज्य में है और भारतीय जनता पार्टी की जो रणनीति है चुनाव जीतने की, उसका एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है हिंदू मुस्लिम करना। जी। जो भारतीय जनता पार्टी की चुनाव जीतने की रणनीति है, जिसमें वो साम दाम दंडभेद करती है, उसका एक महत्वपूर्ण हिस्सा ये भी है कि देश प्रदेश में हिंदू मुस्लिम किया जा सके ताकि उसको अधिक से अधिक वोट मिले। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लिए बिहार में इस बार चुनाव जीतना करो या मरो की स्थिति है। भारतीय जनता पार्टी लगभग पूरे देश में, अधिकतर प्रदेशों में साम धाम दंडभेद के बलबूते, जहां पे वो सीधे सीधे सरकार नहीं बना सकती, वहां पे वो दूसरे तरीके से सरकार बना रही है। उसके सामने आपके उदाहरण है, चाहे वो महाराष्ट्र का उदाहरण हो, चाहे वो हरियाणा का उदाहरण हो। हम उस विश्लेषण में नहीं जाएंगे, लेकिन वो जग जाहिर है। अब सामने बिहार का चुनाव खड़ा हुआ है। इस चुनाव को किसी भी कीमत पे जीतना है और चाहे बिहार हो और चाहे उत्तर प्रदेश हो, मिलीजुली संस्कृति है और जुड़े हुए राज्य हैं दोनों। तो भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा माहौल बनाना चाहती है कि बिहार चुनाव को जीता जाए
और उसके 2 साल के बाद ही, 1.5 साल के बाद जो माहौल उत्तर प्रदेश में बनेगा 2027 के विधानसभा चुनाव का, वो तैयार हो जाए। भारतीय जनता पार्टी उस रणनीति पे काम कर रही है और ये तमाम चीजें जो आपके सामने आज दिख रही हैं, ये वही उसी का नतीजा है और उसी के तहत ये सारी चीजें हो रही हैं जो आपको दिखाई दे रही है। जी। अब आपका जो दूसरा सवाल है कि जिस प्रकार से पुलिस काम कर रही है, या नेता चाहे वो जयंत चौधरी हो चाहे चिराग पासवान हो, वो जो बयानबाजी कर रहे हैं, अगर चिराग पासवान इतने ही मुस्लिमों के हितैषी हैं, इतने ही समाज के हितैषी हैं, इतने ही वो भला चाहते हैं, सिद्धांतों की राजनीति करते हैं, तो वो सत्ता की मलाई भी खा रहे हैं, समर्थन भी दे रहे हैं और जो है विरोध भी कर रहे हैं। तो एक साथ ये कैसे चलेंगी चीजें? अगर आप विरोध कर रहे हैं और आपको ये चीजें ठीक नहीं लग रही है, भारतीय जनता पार्टी की रणनीति आपको पसंद नहीं आ रही है, तो तत्काल आप समर्थन क्यों नहीं देते? तत्काल आप इस्तीफा क्यों नहीं देते? आप इसलिए नहीं देते क्योंकि आपको सत्ता की मलाई भी तो खानी है ना, और अपने लोगों को भी कहीं ना कहीं मैसेज देना है कि भाई हम आपके साथ हैं, क्योंकि आपको बड़ी तादाद में मुस्लिमों का वोट मिलता है। वही तस्वीर उत्तर प्रदेश में जयंत चौधरी के साथ है। जयंत चौधरी की पार्टी पिछले चुनाव में 0 पर सिमट गई थी। इस बार जो उनके 9-10 विधायक जो भी आए हैं, वो उसमें मुस्लिम वोट भी है और उनके तो 2 विधायक भी मुस्लिम समाज से हैं। तो उनको खतरा लगता है कि कहीं ऐसा ना हो कि पार्टी ही टूट जाए और मुस्लिम समाज मेरे से बिखर जाए। तो वो कोशिश कर रहे हैं उसको समेटने के लिए, इसलिए छुप के धीरे से इंडिगेशन में विरोध कर रहे हैं। वो खुलेआम विरोध नहीं कर रहे। अरे भाई, अगर आपको विरोध करना है तो आप टीवी चैनल पे बोलिए, बयान दीजिए। खाली आधी लाइन का आप ट्वीट करके, और वो भी अंग्रेजी में ऐसा क्रिटिकल ट्वीट करके कि साधारण व्यक्ति को तो समझ में ही नहीं आएगा। जब हम जैसे लोग उसका विश्लेषण करते हैं तो तब हमें पता चलता है कि आप जो है प्रदेश की सरकार, प्रदेश की पुलिस को तानाशाह कह रहे हैं एक वर्ड में। तो आपकी इतनी हिम्मत है कि आप सरकार को तानाशाह कह रहे हैं, तो आप भाई किसी बाइट में कह दीजिए, एएनआई को बाइट दे दीजिए, वो चैनलों पर चल जाएगी, या सीधा सीधा मोदी जी को फोन कर दीजिए या योगी जी को फोन कर दीजिए। तो इतनी हिम्मत तो आपकी है नहीं, और लेकिन सर आपकी इससे ऐसा पहले भी भी नहीं है कि उन्होंने आप चुप बैठ जाए। जी, इससे पहले भी तो उन्होंने केतकी सिंह के बयान का विरोध किया, संगीत सोम के बयान का विरोध किया, जब केतकी सिंह ने कहा था कि मेडिकल कॉलेज में जो है मुसलमानों के लिए अलग विंग बनाई जाए। तो उस वक्त भी उन्होंने खुलकर उसका विरोध किया था। इनके प्रवक्ता हैं रोहित अग्रवाल, उन्होंने भी इसका विरोध किया था। जयंत चौधरी की इतनी बड़ी भारी भरकम पार्टी है कि उसमें तमाम प्रवक्ताओं की बड़ी बड़ी लाइनें लगी हुई हैं, क्योंकि जयंत चौधरी के पास समय नहीं है वक्तव्य देने का, इसलिए बड़े बड़े प्रवक्ता वहां हैं। और वो चौधरी चरण सिंह की, अजीत सिंह की, किसानों की, पार्टी की सब लेगेसी जानते हैं, इसलिए उन विशेषज्ञों को रखा गया है। उनके कोई मायने हैं? जब उन्होंने एक बयान दिया था, वो तमाम इन्होंने बर्खास्त कर दिया था सारे प्रवक्ताओं को, आपको वो भी याद रखना चाहिए। बिल्कुल। दूसरा मेरा कहने का मतलब है, अगर आप केतकी सिंह के बयान की बात कर रहे हैं, तो कैसा ट्वीट आया था इनका कि मोहतरमा इलाज की तो जरूरत है। तो ये विरोध होता है क्या? ये विरोध नहीं होता है। जो आप सत्ता की खीर खा रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं मक्खी दिख गई है आपको, और आपको ये दिखाई दे रहा है कि अगर ये सत्ता की खीर हम ऐसे ही खाते रहे, तो जिसके बूते पे हम ये सत्ता की खीर खा रहे हैं, कहीं वो ही ना खिसक जाए। जो मुस्लिम समाज का वोट आपको मिल रहा है पिछले दिनों, और आने वाले समय में आपको वो नहीं मिलेगा, वो खिसक रहा है, तो उसका डर कहीं ना कहीं आपको सता रहा है, इसलिए आप इस प्रकार के वक्तव्य दे रहे हैं। जयंत चौधरी अगर वास्तव में मुस्लिम हितैषी हैं, या पश्चिम उत्तर प्रदेश की जनता के हितैषी हैं, गन्ना किसान के हितैषी हैं, तो तमाम वक्तव्य टीवी चैनल पर दें, डिबेट में दें। दूसरी भी तो बाइट्स देते हैं वो चैनलों पे, तो इस विषय में भी दें बाइट। इसमें बाइट नहीं देंगे वो, और आप एक लाइन का ट्वीट कर देंगे, और वो ट्वीट जयंत चौधरी खुद कर रहे हैं, इसकी क्या गारंटी है? उनके चेले चपाटे कर रहे हैं, ऐसे ट्वीट करते हैं कि आम आदमी को समझ में ही नहीं आ रहा, उनके पल्ले ही नहीं पड़ रहा। आप अंग्रेजी में ट्वीट कर रहे हैं, तो वेस्टर्न यूपी के लोग क्या अंग्रेजी भी जानते हैं क्या? आप तो वहां हिंदी और संस्कृत बचाने के लिए तमिलनाडु में घूम रहे हैं, और यहाँ वेस्टर्न यूपी आपसे समझ नहीं रहा है। तो ये सब जताता है कि ये जो है सत्ता की मलाई खा रहे हैं और जुगाली कर रहे हैं। ये जुगाली, जितनी खीर खा लिया उसकी जुगाली कर रहे हैं, उसको हजम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता जाए भाड़ में। इन्होंने किसी जनता का, किसी किसान का और किसी अकलियत का ठेका नहीं लिया है। गाए बगाए एक बयान दे दिया, बात खत्म होगी, इनकी जिम्मेदारी खत्म होगी, चाहे वो चिराग पासवान हो और चाहे जयंत चौधरी। चिराग पासवान 24 घंटे तिलक लगा के घूमते रहते हैं,
क्या आपने रामविलास पासवान को कभी तिलक लगाए हुए देखा है? क्या आप रामविलास पासवान पे उंगली उठा देते हैं कि वो मुस्लिम हितैषी नहीं थे और उनकी पार्टी में या उनके समर्थक, उनके वोटर मुसलमान नहीं थे? तो इनके तिलक लगाने से हिंदू वोटर मिलेगा इनको और मुसलमान के घर ये जो है रोजा इफ्तारी में भी जाएंगे। तो दोनों चीजें आप एक साथ कैसे कर लेंगे? दोनों चीजें आप एक साथ नहीं कर सकते। ये इन लोगों को समझ में नहीं आ रहा है और इसीलिए आज इनके दुर्दिन है राजनीति में, जिससे ये ब्लैकमेल हो रहे हैं। जी। सर, रोजा अफ्तार का आपने जिक्र किया, तो इस वक्त बीजेपी नेताओं के कई रूप देखने को मिल रहे हैं। अगर हम दिल्ली से शुरुआत करें, नरेंद्र मोदी जी तो सौगाते मोदी लेकर आए। उससे पहले लेकिन देखा यह गया कि रेखा गुप्ता जो दिल्ली की मुख्यमंत्री है, अपने कई मंत्रियों के साथ में वो इफ्तार पार्टी में शामिल होती है। चंद्रबाबू नायडू वो भी इफ्तार पार्टी में शामिल हुए, नमाज में शामिल हुए। वो बड़ा बयान भी उनका सामने आया। बिहार में आप चले जाइए, वहां भी बीजेपी नेताओं ने जो है इफ्तार पार्टी का वो हिस्सा बने। लेकिन यूपी सर क्यों अलग है इससे? हालांकि अगर हम कुंदरकी जाएंगे तो कुंदरकी में भी बीजेपी विधायक जो है उन्होंने अपने ही आवास पर जो है मुसलमानों को इफ्तार पार्टी की दावत दी थी और नमाज भी अपने आवास पर पढ़ाई थी। लेकिन बाकी नेताओं से जो है, बाकी राज्यों के नेता क्यों बीजेपी की अलग बयानबाजी कर रहे हैं? अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें, यहाँ का मामला अलग चल रहा है, बाकी राज्यों का मामला अलग चल रहा है। देखिए, अगर आप उत्तर प्रदेश की बात करेंगे, दिल्ली की बात करेंगे, बिहार की बात करेंगे, तो भारतीय जनता पार्टी और इनके जो सुप्रीम है संघ, वो अपनी नई लीडरशिप तैयार करने में लगे हुए हैं। और आप उसको उदाहरण के रूप में इस प्रकार के ले सकते हैं कि अब उनको नए अडवाणी और नए वाजपेयी की तलाश है। मोदी युग समाप्ति की ओर है और जो अगली लाइन के नेता हैं उनमें हमें दो नेता चाहिए, एक सॉफ्ट और एक हार्ड। तो हार्ड चेहरे के रूप में मुख्यमंत्री योगी को तैयार किया जा रहा है, हिंदुत्व का उनको चेहरा बनाया जा रहा है, इसलिए उनको हार्डकोर हिंदी के रूप में स्थापित करना है। तो इस तरह की चीजों पे तो लगाम लगाना ही पड़ेगा, नहीं तो रोजा इफ्तारी की और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं में जाने की बात को नई नहीं है। हम पिछले 3 दशकों से देख रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के तमाम नेता रोजा इफ्तारी में जाते रहे और कई लोग अपने बंगलों पे, अपने घरों में भी रोजा इफ्तार की पार्टियां करते रहे हैं। ये कोई बहुत नई बात हम जैसे पत्रकारों के लिए नहीं है, हमने देखा है, शरीक भी हुए उन कार्यक्रमों, प्रोग्रामों में। दूसरी बात ये देखनी होगी कि संघ जो तैयार कर रहा है, एक सॉफ्ट चेहरा, एक हार्ड चेहरा, उस हार्ड चेहरे को यूपी में तैयार करना है। इसलिए जो झलकियां आपको दिखाई देती हैं, चाहे वो पुलिस प्रशासन के ऑर्डर की बात हो, चाहे वहां पे इस तरह की रोजा इफ्तारी ना होने की बात हो, चाहे आप ईद पे नमाज पे इस तरह के आदेश की बात हो, ये सब योगी को हार्डकोर चेहरा बनाने के सारे कदम माने जा रहे हैं। उसी के तहत ये चीजें हो रही है। तो ये सब संघ का एजेंडा है ताकि अगली लीडरशिप को तैयार किया जा सके। जी। लेकिन सर, सड़क पर नमाज की जो बात इस वक्त चल रही है, तो उसको लेकर अभी मैं बीजेपी के एक नेता है तो उनका बयान सुन रहा था, तो वो कह रहे थे कि देखिए भैया, अगर आपको नमाज पढ़नी है तो आप सुप्रीम कोर्ट जाइए, जो उसकी गाइडलाइन उसका पालन कीजिए, आप परमिशन लेकर आइए, आप और नमाज आप अदा कीजिए। और दूसरा ये कि जो छत पर नमाज की बात की गई, तो उसमें तर्क ये दिया गया कि छत पर नमाज पढ़ने से जो है वो दुर्घटना हो सकती है। अब मैं खुद से मुसलमान हूँ और मैंने भी छतों पर नमाज पढ़ी है और एक बार नहीं, कई बार पढ़ी है। अब जितनी मेरी उम्र है, मैंने अभी तक तो नहीं सुना कि जो हाँ, कोई कमजोर छत हो तो बात अलग है कि भाई वो गिर सकती है, वहां पर जो है हादसा हो सकता है। लेकिन ये तर्क देना कि जो है दुर्घटना हो सकती है, इस वजह से छतों पर नमाज पढ़ने की परमिशन नहीं दी जा रही है। देखिए, अगर आप देखेंगे छत पे अगर आप नमाज पढ़ते हैं, बिल्कुल दुर्घटना हो सकती है, क्योंकि आप उछल कूद करेंगे। जैसे होली दिवाली पे तो कोई खतरा नहीं है छत पे, होली पे कोई खतरा नहीं है क्योंकि वो उसमें कुछ होता नहीं है, वो तो बैठ के करते हैं, उसमें तो कोई खतरा होता नहीं है, ना कोई दुर्घटना होती है। ना दिवाली पे जब हम बमबारी करते हैं, ना तब कोई खतरा होता है, ना जब कोई झलकियां निकलती है, छज्जों पे लोग खड़े होते हैं, छतों पे खड़े, ना तब कोई दुर्घटना होती है। ईद पे जरूर दुर्घटना हो सकती है। अभी आप कुछ महीनों के बाद देखना, जब कवड़ शुरू होगी तो किसी सड़क पे, किसी छत पे, किसी दुकान पे कोई दुर्घटना नहीं होगी। और यही पुलिस प्रशासन जो है अपनी वर्दी में फूल मालाएं वहां डालते हुए और उन कावड़ियों के पैर दबाते हुए आपको दिखाई देगा। देखिए, ये जनता समझ नहीं रही है इन चीजों को, लोगों को समझना होगा क्या रणनीति है, क्या किया जा रहा है, क्या चल रहा है, क्या हो रहा है।
जब तक आप लोगों को, समाज के लोगों को कई हिस्सों में नहीं बांटेंगे और वो अंग्रेजों वाली रणनीति नहीं चलाएंगे, बांटो और राज करो, तब तक ऐसे ही चलता रहेगा। पहले आप हिंदू मुस्लिम बांटते थे, अब तो आप हिंदुओं के और मुस्लिमों के बीच में बांट दे रहे हैं। आपको नहीं पता है कि मुस्लिम समाज के एक वर्ग को भारतीय जनता पार्टी पटाने के लिए क्या क्या षड्यंत्र कर रही है? हिंदुओं में अलग अलग करने के लिए हरियाणा में देखा, जाट एक और 35 कौम एक कर दिया, एक तरफ कर दिया, दूसरी तरफ ठाकुरवाद चल रहा है, कहीं को दूसरा वाद चल रहा है। तो जितने लोग बटेंगे उतने ही तो कटेंगे, तो बटेंगे तो कटेंगे। तो ये जो फॉर्मूले हैं भारतीय जनता पार्टी के, इसमें लोग उलझे रहेंगे और बाकी के जो मुद्दे हैं वो सब दबे रहेंगे। देखिए, पेट्रोल पे 2 रुपए बढ़ते थे 2014 से पहले, हमें याद है, जब जब 2 रुपए बढ़ते थे पेट्रोल पे, हंगामा काटते थे। सबसे ज्यादा हंगामा काटने वाले भारतीय जनता पार्टी के लोग होते थे, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल यही होते थे। और आज बताइए, आप पिछले 10 साल से कहीं पेट्रोल पे हंगामा प्रदर्शन हुआ हो? कितना सस्ता पेट्रोल मिल रहा है, 100 रुपया से 1 रुपया नीचे आया नहीं पिछले 11 साल में। भले ही पर बैरल $35 हो जाए, $30 हो जाए, $60 हो जाए, पेट्रोल वहीं टंगा हुआ है 100 रुपए। कोई हंगामा नहीं, कोई कुछ नहीं। हंगामा तब करेंगे ना लोग, जब फुर्सत मिलेगी मुझे मंदिर मस्जिद से। हंगामा तब करेंगे ना जब हमें जो है घंटी बजाने से, कुंभ से, कावड़ से और बाकी चीजों से फुर्सत मिले, तो हम पेट्रोल का देखें। जब हमें फुर्सत ही नहीं मिलेगी तो पेट्रोल कहां से देख लेंगे? तो ये तमाम चीजें हैं और भारतीय जनता पार्टी का ये बहुत साफ सुथरा एजेंडा है और वो इसको करना जानते हैं। दिल्ली का जो जिक्र किया आपने रेखा गुप्ता जी। का, दिल्ली में चुनाव हो चुके हैं, नूरा कुश्ती करने में कोई दिक्कत नहीं है, तो नूरा कुश्ती करिए और रस्म अदायगी कर दीजिए, क्या फर्क पड़ता है? सब खुश। कल को आरोप भी नहीं लगेगा भाई आप तो इनके खिलाफ हैं, ये है वो है। अब कौन सा कल सुबह चुनाव दिल्ली में होने जा रहा है? जब चुनाव होगा, चुनाव से पहले नई रणनीति बनेगी। जी। ठीक है सर, आपका धन्यवाद, आपने समय दिया अपना। तो केपी मलिक सर को भी आप सुन रहे थे, वरिष्ठ पत्रकार। तो जिस तरीके से आपने देखा कि जयंत चौधरी के बाद चिराग पासवान ने भी जो खुलकर इसका विरोध किया है, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश की सड़कों पर नमाज पर रोक लगाई गई है कि आप सड़क पर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं। मेरठ संभल में जिस तरीके से वहां की पुलिस ने कहा कि आप छत के ऊपर नमाज नहीं पढ़ सकते हैं, तो नमाज को लेकर जिस तरीके से जो बवाल मचा है उत्तर प्रदेश में, वो आप देख पा रहे हैं। विपक्ष जो है वो लगातार बीजेपी सरकार पर हमलावर है। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए 4 PM।